हाँ, आवाज आ रही है सबको मेरी? जल्दी बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ा। सबको समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालते हैं, डिसअपीयरेंस तो आपको बताया गया था। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोई कोएफिशिएंट नहीं दिखते। आज हम एक क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए जल्दी बनाइए। आपको दिया था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। लिख लिया क्वेश्चन? जल्दी बोलिए। बताइए, लिख लिया?
देखिए मैंने आपको कहा था पहला काम रेट का एक्सप्रेशन माइनस N2O5 by delta T 1/4 delta NO2 by delta T is equal to delta O2 by delta T. पहला पार्ट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस N2O5 by delta T. इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल माइनस रहने दो 2.08 2.33, इसलिए मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव है पॉजिटिव 184. समझा? अब इसको सॉल्व कर लो तो ये याद रखना है ये 0.25 डिवाइडेड बाय 184 आपके पास जो आएगा 0.001 और यहाँ पर लिखेंगे मोल पर लीटर पर मिनट. सबको समझ में आ गया? अगर यही रेट को कह रहा है सेकंड में तो कोई बात नहीं है 0.25 184 इंटू 60 कर दो, ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड. तीसरा कह रहा है आपको R is equal to 0.25 184 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा तो मोल पर लीटर पर आर. दिस इज द आंसर. बोलिए ये तीनों पार्ट सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आ गया? ये सबको अच्छे से आ गया? अब कह रहा है कि भाई रेट ऑफ प्रोडक्शन. रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ही हुआ अपीयरेंस ऑफ NO2 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा इट शुड बी इक्वल टू आपको पहले मैंने बताया था पिछले क्लास में यहाँ पर क्या होगा कि ये 4R के बराबर, तो 4 इंटू 0.25 184 यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट. बस बताइए सबको समझ में आया? चलिए अब हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जल्दी लिख लीजिए.
टॉपिक आइएगा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टैन्टेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा, पहले शॉर्ट फॉर्म में, फिर हम दोनों को अलग अलग करके समझाएंगे। एवरेज का मतलब होता है कि पीरियड ऑफ टाइम में जब रेट निकाला जाए, पीरियड ऑफ टाइम 0 से 10 पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो निकाला जाता है पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जब निकाला जाएगा उसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में निकाला जाएगा उसको एवरेज बोलेंगे। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? अब हम इसको डिटेल में समझाते हैं आपको ग्राफ की मदद से। टॉपिक डालिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अच्छे से लिखिए, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन concentration of either reactant or product in long interval of time या over period of time। is called, में एवरेज हो गया। अब देखिए ग्राफ से थोड़ा सा समझिए पहले अच्छे से। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, हमने आपको कहा था ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। तो मान लीजिए यहां पर C1 है तो यहाँ T1 है, यहाँ C2 तो यहाँ T2, तो यही एवरेज बोलेगा। R एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे। बताओ सबको समझ में आया ये वाला? जल्दी बताओ ग्राफ सबको समझ में आया? और अगर आपके पास कंसंट्रेशन है ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है। अरे बोलिए, T1 C1
T2। यहाँ पर जो R एवरेज होगा यही होगा C2 माइनस C1। देखिए कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि नहीं, T2 माइनस T1, यहाँ कोई माइनस साइन नहीं, पॉजिटिव। वही है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एवरेज निकाला जाता है। तो किसी भी रिएक्शंस की रेट को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस। लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। अब देखिए टॉपिक डालिए इंस्टेंटेनियस। If rate of reaction is determined at particular instant of time is called instantaneous अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, इंस्टेंटेनियस को कैसे दिखाया जाता है। आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये टाइम है। अभी बताया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती है। मान लो यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, तो जानते हो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम कॉर्ड टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। क्लियर है, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। फिर इसका हम स्लोप लेते हैं, स्लोप। और से सुनना अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर से कि अगर कोई पूछे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उससे निकालेंगे। समझा? बस यहाँ टेंजेंट है, इसका आप स्लोप ड्रॉ कर लीजिए। समझा? आपको देखिए ये पूरा टाइम है, ये तो क्या हो जाएगा, और से सुनिए। आपने पढ़ा होगा मैथ में या फिजिक्स में, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है, dx by dt। और इसी को कहते हैं आर इंस्टेंटेनियस। हम स्लोप, विच इज इक्वल टू स्लोप, यहाँ जो स्लोप है ये पूरा आपका dx है, ये पूरा आपका dt है। स्लोप ले लेंगे, बोलिए आया सबको समझ में? स्लोप इज इक्वल टू dx by dt, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस dr, रिएक्टेंट है तो dt इज इक्वल टू r इंस्टेंटेनियस। तो जहां पर आपको करना है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और उसका स्लोप निकाल लीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बोलिए बोलिए सारे लोग।
रेशम तलवार समझ में आए सबको? वेरी गुड। अब देखिए, मिटा दो इसको, बोलिए। ये मिटा दूं? अगर आपसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वर्सेस टाइम है, तो आपको मालूम है ये ग्राफ है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको निकालना, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और यहाँ का क्या ले लीजिए, स्लोप ले लीजिए। ये जो स्लोप होगा वही क्या होगा, dp बाई dt, प्रोडक्ट बाई dt। इसी को क्या कहेंगे, आर इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के दो तरीके, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया, ग्राफ भी समझ में आ गया कि ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। अच्छा, एक जरूरी ऐलान, कल मेरी क्लास नहीं है, कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, आप डायरेक्ट ट्यूसडे को आएंगे। सब लोगों को समझ में आ गया? अब आइए, एक टॉपिक है जो कि मैंने 11th में भी पढ़ाया था, लेकिन इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लॉज ऑफ मास एक्शन लिखो सारे लोग। देखिए, लॉज ऑफ मास एक्शन, देखिए क्या कहता है, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया गया था। मान लीजिए ए और बी है, प्रोडक्ट बनाया, ध्यान दीजिएगा। लॉज ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मोर प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल। उन्होंने कहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ए और बी लिखा गया। के को रेट कांस्टेंट कहते हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ, लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन। अब देखिए, अगर कोई ए ए बी बी रिएक्शन है, सी सी प्लस डी डी बनाया, तो लॉज ऑफ मास एक्शन कहता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो पावर रेज हुआ उसको आप लिख दीजिए ए, बी पे पावर क्या है बी। मतलब जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे प्रोडक्ट बढ़ेगा। समझ में बात आया? स्टेटमेंट में अभी लिखा दूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना कॉलिजन होगा और मोर प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ज्यादा होगा। क्लियर है? पहले यहां तक लिखिए तो सारे लोग प्लीज। लॉज ऑफ मास एक्शन कहता है जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे रिएक्टेंट के बीच में कॉलिजन होगा और मोर प्रोडक्ट बनेगा।
बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? सबको समझ में आ रहा है भाई? लिखना शुरू कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखना शुरू कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of molar मतलब molarity, molar concentration of each reacting species with each turn raised to some power which must be equal to stoichiometric coefficient of the reacting species. In a balanced chemical reaction, ये इतना बड़ा लॉ, लेकिन ये इस बोर्ड लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं। ये क्यों पढ़ाया उसकी वजह आपको अभी कुछ देर के बाद मालूम होगी। याद रखिए, लॉज ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज विच रेज टू सम पावर। जो पावर होगा वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लॉज ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शंस का पता चला। रेट ऑफ रिएक्शंस का पता चला। बोलिए, आया सबको समझ में? ये है लॉज ऑफ मास एक्शन। अब सावधान रहिए। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लिया तो ये पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, तो गौर से सुने। दिस इज द लॉ, जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये क्यों पढ़ाया आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब सारे लोग एकदम सावधान होके मेरे लेक्चर को सुनिए, फिर मैं आपसे डाउट लूंगा। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल और ई नॉट सेल, उसी तरह केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया। समझना क्या, ये तो लॉ है। लॉ में टीचर या कुछ नहीं कर सकता। लॉ का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, जो लिखा गया है, अमानना सदकना मानना है। तो
अब सुने रेट लॉ क्या है। अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, सारे लोग आप मोबाइल सुने और लेक्चर पर ध्यान दें कि अगर कोई जनरल रिएक्शन है तो रेट लॉ कैसे लिखा जाता है गौर से सुनिए। रेट लॉ भी लॉज ऑफ मास एक्शन की तरह ही लिखा जाता है। R इज इक्वल टू K, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फॉर्म में। मैंने इसलिए उसको पढ़ाया था। लेकिन पावर हम P और Q देंगे। लॉज ऑफ मास एक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक होगा वही लिखेंगे, रेट लॉ में नहीं लिख सकते। क्यों? उसका रीजन है, यहाँ पर A P के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। B Q के बराबर है, B Q के बराबर नहीं भी हो सकता। कुछ अब ये कहां से आ गई कि आवाज नहीं आ रही है? भाई आवाज आ रही है? रेशम तलवार बताइए तो। आवाज आ रही है? रेशम तलवार, हबीबुर रहमान। चलिए यहां देखें, आवाज क्लियर है? जल्दी बताएं, आवाज क्लियर है? यस या नो? बस यस या नो में आंसर दें। ये था, वो था, पहले ये था, वो ये था, ये सब मत बोलो। आवाज क्लियर है? डिस्टर्ब कर देते हैं, ये नहीं कि 1 मिनट रुक जाएं, लेक्चर खराब कर देते हैं ये लोग। और से सुने अच्छे से। मैं ये कह रहा था कि अगर रेट लॉ का मतलब, पहली बात गौर से सुने, रेट लॉ का मतलब है ये लॉ है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, बस। रेट लॉ डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। लॉज ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, कोई भी पूछे एकदम अच्छे से सुनिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बढ़ेगा। अच्छा, अगर कोई पूछे, जैसे मैंने ये ए और पी लिखा, R इज इक्वल टू KA लिखा, मान लीजिए, तो कोई पूछे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो आप कहेगा रेट भी डबल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पावर 2 दे दिया, आप बताइए डबल करेंगे तो 4 टाइम्स। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो डबल करने पर 8 टाइम्स। रेट लॉ यही बताता है, और से सुनिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? आप कहीं कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पावर पर। अब पावर कितना होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। पावर कितना होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। लाग बढ़ाइए, रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो और से सुने,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने यहां डबल किया तो रेट डबल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 8 टाइम्स भी हो सकता है, और यहां तक के कुछ अफेक्ट नहीं भी हो सकता है अगर पावर 0 होगा। और से सुनिए, कंसंट्रेशन का एक्चुअल अफेक्ट रेट पर क्या है वो पावर पर डिपेंड करेगा। और से सुनो, किस पर? पावर पर। पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 है, 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। पावर को स्टोइकियोमेट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन, इसलिए नाम है रेट लॉ। इसलिए यहां पर लिखा गया पावर पी एंड क्यू। ये पावर पी और क्यू के पर एक के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। तो कोई भी पूछे, दोबारा सुनिए अच्छे से, दोबारा कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फॉर्म में, लेकिन पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सर हम स्कूल के एग्जाम में क्या करेंगे, वो बात की बातें हैं, वो हम बाद में बताएंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका वो बात की बातें हैं, अभी थ्योरी को मजबूत करना है। रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करता है। कैसे डिपेंड करता है ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, वो डिपेंड करेगा पावर पर। पावर 1 है तो डबल करने पर डबल होगा, पावर 2 आया तो डबल करने पर 4 टाइम्स हुआ, पावर 3 है तो डबल करने पर 8 टाइम्स हुआ, पावर 0 है तो कुछ नहीं होगा। इवन के पावर फ्रैक्शन में आ सकता है, इवन के पावर नेगेटिव में आ सकता है, बिकॉज इसमें आपको कुछ करना नहीं, इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो कंसंट्रेशन का एक्चुअल अफेक्ट रेट पर क्या है, दोबारा सुने, कंसंट्रेशन का एक्चुअल अफेक्ट रेट पर क्या है ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये पावर पर डिपेंड करेगा। हाँ, हम लोग ऐसे बोल देते हैं डबल करने पर डबल होगा, गलत। डबल करने पर कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी पूछे रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटली डाटा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वो इंफॉर्मेशन देगा उसी के मुताबिक करना है, कुछ नहीं देगा। वी कांट रिटेन रेट लॉ डायरेक्टली। पावर पर डिपेंड करेगा, पावर क्या है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता, वो एक्सपेरिमेंट से आएगा। अब एक्सपेरिमेंट स्टोइकियोमेट्रिक यहाँ 1 है तो 1 हो भी सकता है, 2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। बस आपको ये बता सकते हैं कि रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा ये आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। लॉस ऑफ मास एक्शन सिर्फ आइडिया दिया कि रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वो नहीं बताया, वो एक्चुअल को नहीं बताएगा। एक्चुअल कौन बताएगा, रेट लॉ। एक्सपेरिमेंटली आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो सर कैसे क्वेश्चन को करेंगे, वो सेकंड पार्ट में मेरा लेक्चर होगा। पहले बताइए सारे लोग यहां तक समझ में आया कि नहीं, अब बोलिए, आप बोलिए समझ में आया कि नहीं। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंट है, एक स्टेटमेंट है, ये एक लॉ है। लॉ आपको इसमें कुछ नहीं करना है। बोलिए सारे लोग, अरे बोलिए, रेशम तलवार, सोहा, रेट लॉ एक दफा और, ये रेट लॉ ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेज टू सम पावर which may or may not be equal। अब वहां क्या लिखा था लॉज ऑफ मास एक्शन में,
which must be equal. रेट लॉ में लिखेंगे which may not be equal to stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical reaction. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट पर एक्चुअल अफेक्ट किया है, इट इज गिवन बाय रेट लॉ. आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, वो पावर पर डिपेंड करेगा. पावर 1 है तभी डबल करने पर डबल होगा, 2 है तो डबल करने पर 4 टाइम्स होगा. हाँ, थोड़ी टिकली आप बता सकते हैं डबल करने पर डबल, ये एक्चुअल नहीं है. चलिए यहां तक लिखा आपने, बताइए. अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जल्दी लिखिए. रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक लॉ है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. जो इंफॉर्मेशन देगा उसके मुताबिक लिखेंगे, नहीं देगा आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते. बोलिए, लिख लिया आपने? जल्दी बोलिए, लिख लिया? ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. रेट लॉ, आप सुनिए, लिखिए. द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, the mathematical expression in which rate of reaction is expressed in terms of molar concentration. मोलर कंसंट्रेशन, जल्दी लिखिए यहां तक. ऑफ रिएक्टेंट, आगे का लाइन विथ, एग्जाम में बोर्ड में आएगा तो इसी तरह लिखिएगा, विथ रेज टू सम पावर which may or may not be equal, may not be equal या may not be same भी लिख सकते हैं, same as the stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical reaction. पहले यहां तक लिखें. The mathematical expression in which rate of reaction is expressed in terms of molar concentration of reactant with raised to some power which may or may not be, वही लिखा, a p के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी. बोलो, रेट लॉ लिख लिए सारे लोग, बोलो. जैसे मान लो एग्जांपल है कि 2H2O2 है, 2H2O प्लस O2 है. कोई क्या रेट लॉ लिख सकते हैं? कहिए नहीं. आप लिख भी सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, पावर x, कुछ भी पावर, ये नहीं कि पावर 2 लिख देना, गलत. ये पावर कुछ भी हो सकता है. कोई भी कहे
ए प्लस बी प्रोडक्ट बनाया, रेट लॉ बताइए, रेट लॉ लिखिए। तो आर इज इक्वल टू के, ए पे पावर एक्स, बी पे पावर वाई। एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। वी कांट डिटरमाइन, वी कांट सॉल्व जब तक के न्यूमेरिकल में कुछ इंफॉर्मेशन, वो हम बाद में बताएंगे। पहले थ्योरी लिखना सीखे कि अगर रेट लॉ लिखेंगे भी तो कैसे लिखेंगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पावर कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कंक्लूजन, रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज द कंक्लूजन, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आ सकता है, पावर जीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वही है, हम लोग क्या समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, बस आप ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, ये तो बता सकते हैं। पर डबल करने पर कितना बढ़ेगा ये नहीं बता सकते। ट्रिपल करने पर कितना बढ़ेगा ये नहीं बता सकते। हाँ, आप बस ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बढ़ाएंगे बढ़ेगा, घटाएंगे घटेगा। कैसे 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 ये नहीं बता सकते। बोलिए बोलिए, आया जल्दी वो बोलिए भाई, टीचर मेहनत से पढ़ा रहा है, जल्दी बताएं। दिस द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लिख लिया लिख लिया? अब सुनिए, अब सारे लोग सुनिए अच्छे से। नो, प्लीज सुनिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई भी कहे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन generally contains only concentration of reactant। आपने अभी पढ़ा जनरली, लेकिन आप दूसरे पॉइंट से ये समझ में आएगा कि रेट लॉ हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते। और से सुनिए, but in some cases, but in some reaction, रेट लॉ, और से सुनिए अच्छे से, रेट लॉ एक्सप्रेशन may contains, may इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए, may contain concentration of reactant, concentration of product। रेट लॉ में प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो सर कैसे पता चलेगा? आप बता ही नहीं सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट। जनरली कंटेन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। सर कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट है? रेट लॉ तो आपने रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है, तो आप बताइए। इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट थ्योरेटिकल, इट इज एक्सपेरिमेंटल। Rate law in some reaction, rate law expression may contain concentration of reactant, concentration product and concentration of catalyst भी आता है। इसलिए तो कहा गया इट इज नॉट थ्योरेटिकली। जब तक कि आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं देगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। दिस इज द न्यू नॉलेज। कोई भी कहे आप
रेट लॉ में किसकी कंसंट्रेशन रहती है? करिए जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप हमेशा इसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने अभी लिखा, लेकिन आपको कहेगा क्या रेट प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता? रेट डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारी रिएक्शन क्या होती है, शुरू में स्लो रहती है, जैसे प्रोडक्ट बनता है रेट फास्ट हो जाती है। प्रोडक्ट पर भी कैटलिस्ट पर भी, दिस टू लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कहा गया कि रेट लॉ आप नहीं लिख सकते, अगर लिख भी सकते हैं तो सिर्फ रिएक्टेंट के फॉर्म में। प्रोडक्ट पर है नहीं है क्या है कैसे पता चलेगा? आप डायरेक्ट बताएंगे क्या? नो। अब कोई भी, दिस इज द न्यू नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। एनसीईआरटी को लोग सही से पढ़ता नहीं है। पीएचडी करें एनसीईआरटी पर, पीएचडी करें। तो कोई भी पूछे रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? आपका ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करेगा वो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? क्या ये जनरली करता है? हाँ, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें रेट प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकता है, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड कर सकता है, रिएक्टेंट पर भी डिपेंड कर सकता है। और किसी में सिर्फ यहाँ पर वर्ड देखिए ओनली रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। तो ये सब चीजों का पता आपको डायरेक्ट नहीं चलेगा जब तक कि एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? लिखा कि नहीं आप लोग? तो रेट लॉ में देखिए अब तक पढ़ा ओनली कंसंट्रेशन, अब तक पढ़ा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी कैटलिस्ट भी हो सकता है। अरे लिखा बोलिए। इसी में तीसरा पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट ये है, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन never contains concentration of intermediate। इंटरमीडिएट क्या है वो सब्र करें, वो नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में आएगा, वो हम समझाएंगे। आपको अभी तक ये समझना है कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में किसकी कंसंट्रेशन होती है? जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोई पूछे क्या प्रोडक्ट रह सकता है रेट लॉ में? तो ये रह सकता है, रिएक्टेंट भी रह सकता है, प्रोडक्ट भी रह सकता है, कैटलिस्ट भी रह सकता है। ओके, इंटरमीडिएट नहीं रह सकता। व्हाट डज मीन बाय इंटरमीडिएट? सब्र करना। अभी कोई पूछेगा सीधे रिमूव कर देंगे। बताइए आया सबको समझ में? जल्दी बोले। रेट लॉ में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब बिचौलिया नहीं होगा। मान लो ए और बी के बीच में रिएक्शन हुआ, ए पहले सी बनाया, सी फिर बी बनाया, तो बताओ मेन रिएक्शन में क्या सी है? नहीं, तो सी इंटरमीडिएट हुआ, तो हमको सी को नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो या तो ए या तो बी, सी नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, जो ना रिएक्टेंट के साइड हो ना प्रोडक्ट के साइड हो, इंटरमीडिएट वो आगे आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे किसी को याद होगा ऑर्गेनिक में बताया था ना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, वो बनता है बीच में। हाँ, अगर कार्बोकेटायन सब रहेगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब आइए टॉपिक डालिए, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़िए कि नेक्स्ट क्लास भी ट्यूसडे तो असल क्लास है। ट्यूसडे
एवरी क्लास इज इम्पोर्टेंट, लेकिन शुरू की 3 क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेट कांस्टेंट, के को क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? ए बी रिएक्शन करके Cc प्लस Dd बनाया। व्हाट इज द रेट लॉ? R is equal to K A पे पावर P, B पे पावर Q। अगर हम A और B की कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर ले लें तो R क्या हो जाएगा? Q, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। दिस इज द डेफिनेशन। कोई भी पूछे व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? The rate constant is defined as rate of reaction when concentration of each reacting species is unity, 1 mole per liter। और आगे का लाइन ये नहीं लिखिएगा, नंबर ही नहीं मिलेगा। एट गिवन टेम्परेचर, rate constant is defined as rate of reaction when concentration of each reacting species is unity, 1 mole per liter at a given temperature। बोलो आया सबको समझ में? अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। रेट कांस्टेंट, बोलिए आया सबको समझ में? अब देखिए टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए इसका क्या मतलब होता है, गौर से सुनिए। पहला, रेट कांस्टेंट, it gives the idea of, गौर से सुनिए, it gives the idea of extent of reaction। मतलब ये greater the value of rate constant, जितना ये कहा गया ना, rate constant is defined as rate of reaction, greater the value of rate constant reaction would be faster। जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी रिएक्शन का। कोई भी कहे रेट कांस्टेंट की फिजिकल मीनिंग। अच्छा, वो जो डिफिनेशन लिखा है ना आपने, 1 मिनट सुने। रेट कांस्टेंट, सारे लोग सुनो। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। लिखे हो उसी में, अगर खाली है तो उसी के नीचे के स्टार पॉइंट डालो उसी में पहले, इसको लिखने से पहले। Due to this reason, definition के नीचे लिख लो, due to this reason rate constant is also called
specific reaction rate due to which रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम याद रखो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्योंकि व्हाई रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो बिकॉज इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में, जल्दी बोलो। वो डिफिनेशन के नीचे लिख लिए, जल्दी बोलो, मिटा दूं इसको। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट, के की वैल्यू ज्यादा स्पीड ज्यादा। कोई भी रेट कांस्टेंट से क्या पता चलता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शंस का पता चलता है। जल्दी लिखिए। लिख लिया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट। प्लीज गौर से सुनो, ये आगे भी प्रूफ होगा न्यूमेरिकल के जरिए और अभी भी मैं समझाऊंगा। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? उसकी डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन यूनिफाइड हो गया ना, याद करो 11th में इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास इंडिपेंडेंट पर यूनिट के रिस्पेक्ट में 1 मोल पर लीटर के फॉर्म में, तो चाहे 6 मोल पर लीटर हो, कुछ भी हो, हमेशा तो 1 मोल पर लीटर के ही रिस्पेक्ट में मेजर किया जाए। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लाख रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, रेट कांस्टेंट पर कोई बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा। बिकॉज इसके डिफिनेशन इज द एक्सप्लेनेशन, बाकी तो न्यूमेरिकल में भी आगे आएगा कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पर कौन डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो लिख लिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारे लोग लिख लिया। तीसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब इसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट इसी के बाद पढ़ेंगे। देखो हर रिएक्शन का यूनिट रेट कांस्टेंट के अलग अलग होगी, और ये भी बहुत है, अभी बस इस पर समझना है, आगे सब क्लियर होगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फार्मूला मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n पर सेकंड। सेकंड की जगह मिनट भी लिख सकते हो। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है, सब्र करना है, अभी वो बताया जाएगा। ऐसे समझो ऑर्डर पढ़ चुके हैं, जानते हो ऑर्डर किसको कहते हैं? इधर सुनो, इधर सुनो,
पढ़ाऊंगा लेकिन मैं बता देता हूँ, रेट लॉ में जो पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। पावर 1 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो n की वैल्यू 1 डाल दोगे यूनिट निकल जाएगी। 0 पावर है तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ में जो पावर होता है वो अभी पढ़िएगा, उसको ऑर्डर कहते हैं, वो हम बाद में बताएंगे आपको। चलिए ये लिखते हैं, यूनिट हर रिएक्शंस का अलग अलग होता है। मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n पर सेकंड। चौथा, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ये पूरा टॉपिक ही है चैप्टर में, उसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, वो आगे पढ़ेंगे। क्योंकि रेट कांस्टेंट के बारे में मैं सारी पॉइंट को एक साथ लिखा रहा हूं, ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेट कांस्टेंट की यूनिट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज it is the rate of the reaction when concentration of each reacting species is unity 1 mole per liter। रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा भी तो किस पर? टेम्परेचर पर। कैसे डिपेंड करेगा वो आगे आप पढ़िएगा। बोलिए यहां तक लिख दिया आप लोगों ने? टॉपिक आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ कोई रिएक्शन है, रेट लॉ आपको दिया हुआ है कि ए पे पावर पी, बी पे पावर क्यू, तो बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए बी, पावर को ही ऑर्डर कहते हैं, बस समझा? इट इज मैथमेटिक्स है बस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पी क्यू, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों को ऐड कर दें बस। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज sum of power of concentration of reactant, आगे का लाइन इन रेट लॉ। आप ऑर्डर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, रेट लॉ लिखा रहेगा बस। क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली है तो ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटली है। रेट लॉ एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? देख लो, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? रेट लॉ गिवन रहेगा, पावर को जैसे भी मैं एग्जांपल देता हूं जल्दी लिखिए। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों एक्सपेरिमेंटली है, वो बाद में अभी आपको लिखवाऊंगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं? पावर मिटा दूं, जल्दी बोलो।
जैसे कोई एग्जांपल है a प्लस b है, प्रोडक्ट बनाया r इज इक्वल टू k a b पे पावर 2, ये दिया रहेगा। ये रेट लॉ आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको कहेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ नहीं करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करो 1 प्लस 2 3, बस दिस इज द आंसर। आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, सब दिया रहेगा। एग्जांपल 2 a प्लस 2b है, प्रोडक्ट है, आपको रेट लॉ क्वेश्चन में गिवन है r इज इक्वल टू k a b पे पावर 1/3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 प्लस 1/3 4/3। बोलिए आया सबको समझ में? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पावर दिया रहेगा और उसके बाद निकालना है। आपको अपने से कुछ नहीं करना है, पावर इज गिवन, रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, ऑर्डर को पावर से ऑर्डर निकालना। अगर पूछता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए तो हम 1 बोलते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी 1 बाई, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो आप डायरेक्टली सबको ऐड करेंगे। एग्जाम्पल 3, आपके पास a प्लस बी प्रोडक्ट है, रेट लॉ आपको दिया हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू k a पे पावर 3/2 b पे पावर 1। सारे लोग आंसर दो। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a, जल्दी बताओ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो तीनों का आंसर दो। यहाँ पर 1 माइनस 1, क्या हो गया भाई? आंसर तो दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। यस, with respect to a 3/2, with respect to b -1, overall 3/2 plus -1 1/2। चलिए अब आइए, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका सिखाता हूँ और से सुनिएगा अच्छे से। रेट, अब हम एक क्लास सिर्फ रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, अच्छा है, कुछ बातें पहले लिख लो। रिमार्क्स लिखो सारे लोग। पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज experimentally determined value। दूसरा, it can be zero, fractional and
भाई पूछो तुम लिख लिया? बोलिए सारे लोग, यहां तक लिखे? चलो अब एक नई बात मैं बताने जा रहा हूं, और से सुनो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में हो सकता है, ये बुक लिखता है। नेगेटिव पर पीएचडी करो, और से सुनो। याद रखना, नेगेटिव ऑर्डर इज पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू, और से सुने, विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर स्पीशीज, but net order of reaction can never be negative। याद रखो, अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, 3/2 प्लस -1। देखो पॉजिटिव में ही ऑर्डर आएगा। अगर नेगेटिव, बुक लिखता है नेगेटिव ऑर्डर अगर पॉसिबल है तो पार्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये सब बातें आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्यों? कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर मेन क्या, रिएक्टेंट रेट मेनली बढ़ता ही है। देख लो, इसलिए मैंने एक एग्जांपल देके ये पॉइंट लिखवाया। कोई भी पूछे बुक में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी पॉसिबल, फ्रैक्शनल भी पॉसिबल, नेगेटिव भी पॉसिबल। अब स्टूडेंट को ये नहीं मालूम नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है। नेगेटिव ऑर्डर अगर पॉसिबल होगा तो पार्टिकुलर स्पीशीज, जैसे मान लो एक ही रिएक्टेंट है, R इज इक्वल टू KA, A पे पावर -1, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? एक ही रिएक्टेंट है। नेगेटिव ऑर्डर यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? एक ही रिएक्टेंट है। हाँ, अगर यहाँ पर होता A प्लस B प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी लिखा कि A पे पावर 2 B पे पावर -1, देखो पार्टिकुलर स्पीशीज, लेकिन ऐड करने पर हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव। नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। बोलो, आया सबको समझ में? दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बोलो बोलो, आया सबको समझ में? जल्दी बोलो। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी ट्यूसडे को। सब लोग पढ़ के आना।